अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम जुनून आलम की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अच्छा ठीक है, आप घर आ जाएं। रुयाम को वहाँ नहीं भेज रही मैं, वो बोली तो यारम ने गहरा सांस लेते हुए पीछे की तरफ कुर्सी पर टेक लगाई थी। हिजर, उसे यहाँ से उठाओ, गंद फैल रहा है और ये ऑफिस ठीक से साफ़ करो। मेरा नवाबज़ादा आ रहा है। हाँ रूह बेबी, शारफ आ रहा है, रुयाम को भेज दो। अब की दफ़ा उसका लहजा बहुत सख्त था और उसका सरसराता लहजा रूह की धड़कनों में इश्ताल बर्पा कर गया था। उसका ध्यान फ़ोन पर होने वाली कॉल पर भी था, जबकि कमरे के अंदर दाखिल होते हिजर पर भी और सामने पड़ी लाश पर भी, जिसे उसने थोड़ी देर पहले बड़ी सफाई से काटा था। रुयाम बेटा, बाबा आपको अपने पास बुला रहे हैं। उसने रुयाम को अंदर दाखिल होते हुए देखा था और साथ ही अपने फ़ोन का वॉल्यूम ऊंचा कर दिया था ताकि वो रुयाम की बात सुन पाए। उसे यकीन था रुयाम यारम से नाराज़ है, वो जाने से इनकार कर देगा। गंदे बाबा चॉकलेट लेकर देंगे। वो अपनी छोटी सी उंगली उठाकर उसे दिखाते हुए सवाल करने लगा। बाबा अपने शहज़ादे को पूरी चॉकलेट की दुकान लेकर देंगे। आ जाओ मेरी जान। यारम ने मुस्कुराते हुए रुयाम की नाराज़गी को अपने दिल में उतारा था, मगर रुयाम तो नाराज़ है। वो लालच में रूह के पास आता फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ चुका था। ओह, तो फिर रुयाम कैसे मानेगा? यारम ने पूछा था। रुयाम को बाबा वाली गन चाहिए। वो फ़ौरन ही फरमाइशी अंदाज में बोला था तो रूह के हाथ कांप गए थे। गन तो तुम्हारा खड़ूस दियो ले गया, यारम ने माजरत वाला अंदाज में बताया। खड़ूस दियो को क्यों दी गंदे बाबा? उसका मुंह फिर बन गया। अच्छा फिर ब्लेड। एक और फरमाइश आई थी, जबकि उसकी फरमाइशें सुनते हुए रूह को अपने पूरे वजूद में कपकपाहट सी महसूस होने लगी थी। अच्छे बच्चे ब्लेड नहीं उठाते रुयाम। ओह सॉरी, मैं भूल गया, रुयाम तो गंदा बच्चा है, यारम ने मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। नहीं, रुयाम अच्छा बच्चा है, रूह बेबी का शहज़ादा है। मम्मा बताओ ना गंदे बाबा को। मुम्मू बसूर कर फ़ोन रूह की तरफ करने लगा था। हाँ रूह बेबी, बताओ अपने बेटे को कि कितना गंदा बच्चा है वो, यारम ने मज़ीद जलाया। नहीं रुयाम के बाबा गंदे बच्चे हैं, मेरा बेटा गंदा नहीं है, मेरे बेटे के बाबा गंदे हैं। खबरदार जो आपने मेरे बेटे को कुछ भी कहा। रूह ने बीच में बोलते हुए हमेशा की तरह रुयाम की साइड ली थी। रुयाम जल्दी आओ, बाबा बुला रहे हैं। बाहर से शारफ की आवाज़ पर रुयाम रूह के गाल चूमता बाहर भाग गया था। आखिर बाप से मिलने की जल्दी तो उसे भी थी। रुयाम चला गया, उसने बताया था। चलो आने दो उसे, तुम भी आ जाती, हम भी दीदार याद कर लेते, तो घर पे आकर कर लें। मैं तो वैसे भी आपके इंतज़ार में बैठी हूँ। वो फ़ौरन ही कहती यारम के दिल के तार छेड़ने लगी। दूर बैठकर धड़कने न हिलाओ, पास आ गया ना तो सांसें लेने को तरसोगी, उसने जले दिल से कहा। यारम आई मिस यू सो मच, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो लब दबाते हुए हंसी थी। रूह बेबी, मैं कह रहा हूँ पछताओगी। मेरा बच्चा खुद की जान हल्कान करने वाली बातें नहीं करते, कब समझोगी तुम? वो जैसे समझाते हुए बोल रहा था। इतनी दूर बैठ के बड़के भी नहीं मारते यारम साहब, वो खिलखिलाते अंदाज में बोली। लगता है आज रात घर आना ही पड़ेगा, तुम्हारी आज़ादी ख़त्म करनी पड़ेगी। हाथ से निकलती जा रही हो तुम। हाँ तो मैं सयानी हो गई हूँ तो हाथ से निकलती जा रही हूँ, वो फ़ौरन बोली। इतनी सयानी बीवी नहीं चाहिए मुझे रूह बेबी, मुझे अपने बेवकूफ़ बीवी पसंद है। तुम्हारी सारी अक्लमंदी निकालूंगा मैं। आने तो मुझे घर वापस, वो धमकी दे रहा था। हाँ तो आज है, मैं कौन सा डरती हूँ आपसे? वैसे आज मैंने रेड कलर के कपड़े पहने थे। रूह दूसरी तरफ से बड़ी गरजदार आवाज़ सुनाई दी थी तो रूह को सुकून मिला। रूह ने ग्रीन दुपट्टा फैलाकर सामने किया था। रुयाम बड़ी तारीफ़ कर रहा था, कह रहा था बड़ी प्यारी लग रही है मेरी रूह बेबी, और फिर तो आपको पता है सुर्ख कलर कितना जचता है मुझ पर। आप यहाँ होते तो जान हल्कान होती है। छोड़ें, आप तो यहाँ हैं ही नहीं। रूह लब दबाते हुए मज़ीद उसे तंग करने लगी। हाँ मैं फ़िलहाल वहाँ नहीं हूँ, लेकिन बेहतर है कि मेरे आने से पहले ये घास रंग के कपड़े उतार कर किसी खूबसूरत फूल की तरह तैयार हो जाओ। आज की रात बख्शूंगा नहीं। वो साफ अल्फाज में धमकी देता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि रूह ने गुस्से से CCTV कैमरा की तरफ देखते हुए बुटियाँ बंद करते पैर पटक रहे थे। डेवल, हम घटिया से ही, इंतहाई घटिया से ही, लेकिन इतना भी नहीं गिर सकते। तुम्हें लगता है कि हम छोटे बच्चों की जान लेंगे? हम इस तरह के काम नहीं करते। तुम बेशक हमारा रिकॉर्ड चेक करवा लो। हाँ हमने लड़कियों की सीलिंग की है, लेकिन बच्चों की जान लेना
सॉरी, हमने लड़कियों की सेलिंग की है, लेकिन बच्चों की जान लेना या फिर बच्चों को किडनैप करना ये हमारे काम में शामिल नहीं है। हमारा यकीन करो, हम इस चीज़ में कहीं पर भी शामिल नहीं हैं। ये केस तो हमारी अपनी समझ से बाहर है और सच कहें तो हम ऐसे केसेस में दिलचस्पी भी नहीं ले रहे हैं। हमें तो इस बारे में आज तुम ही तफसील से बता रहे हो। इससे पहले तो हमें बस यही पता है कि कोई औरत बच्चों को घर से किडनैप कर रही है और वापस उन बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो अभी बोल ही रहा था जब हिजर ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी थी, लेकिन इससे पहले कि यारम उसे कुछ भी कहता वो हिजर को पीछे खींचता उसकी टांगों से निकलते हुए भागकर यारम के पास आया था। जब यारम ने मुस्कुराते हुए दोनों बाहें फैलाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया, सामने बैठा आदमी हैरत से उसे देख रहा था कि उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा डेवल को मुस्कुराते हुए देखा था। तुम्हारे पास 20 मिनट का वक्त है, वो भी अपने बेटे के सदक़े में तुम्हें दे रहा हूँ। ले ठीक है, ठीक से सोच समझ कर मुझे लोगों के बारे में बताओ। रटी रटाई बातें नहीं हैं। अगर अपनी जान चाहते हो तो मैं तुम्हें 20 मिनट का वक्त देता हूँ। इन 20 मिनट के अंदर तुम मुझे सब सच बताओगे और अगर नहीं बताओगे तो तुम जानते हो कि मैं क्या करूँगा। वो कहते हुए रोयाम को उठाकर उठ खड़ा हुआ था। बाबा, ये लोग कौन है? मेरे ऑफिस में क्यों आए? वो यारम से सवाल जवाब कर रहा था। रोयाम यारम की हर चीज़ को अपना कहता था, यहाँ तक कि उसकी बीवी को भी, और यारम को बस इसी चीज़ से मसला था। यारम अपना सब कुछ उसे देने को तैयार था सिवाय अपनी बीवी के। वो बस ऐसे ही आए हैं, थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे तुम्हारे ऑफिस से। मेरे चूज़े बाबा को किसी दे। बाबा ने मिस किया अपने चूज़े को। वो उसे उठाकर बाहर ले आया था। मैंने उसे मना किया था, लेकिन ये तुम्हारे अलावा और किसी की सुनता कहाँ है? क्यों मना किया भाई मेरे बच्चे को? ये हर जगह आ सकता है। वो अपने स्टाइल में उसके गाल चूमता हुआ मुंह बनाने पर मजबूर कर गया था, जबकि हिजर को सुकून मिला था। वरना जिस तरह बीच मीटिंग के वो अंदर दाखिल हुआ था, उसे यकीन था यारम डेवल मूड में उसका हशर नशर कर देगा। ओह शुक्र है, मुझे लगा तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा। मुझे डर था कि शाम तक तुम कहीं मुझे टॉर्चर रूम में ना बुला लो। वो सुकून से कहता उसके साथ उसके कमरे की तरफ आ रहा था। जब यारम ने उसे देखा था, फिर हल्का सा डिम्पल शो किया था। वो तो मैं शाम को बुलाऊंगा ना, वो अचानक से कहता हिजर के होश उड़ा गया था। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने कहा ना रोयाम के अंदर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्यों बुलाओगी तुम मुझे टॉर्चर रूम में? तुम तो अभी कह रहे थे ना कि मैंने इसको क्यों मना किया, ये तो कहीं भी आ सकता है। आर्य तुम्हारा बेटा है, कल तुम्हारी जगह इसने संभाली है, क्यों? कोई मसला नहीं है ना उसके कहीं भी आने जाने से? मैंने मना किया था लेकिन ये सुनता नहीं है। तो तुमने अभी कहा कि हिजर क्या बोल रहा था, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। हिजर रिलैक्स हो जाओ यार, अभी नहीं, शाम को टॉर्चर रूम में बुलाऊंगा। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोयाम जहाँ चाहे वहाँ आ सकता है और ये उसका ऑफिस है, कल को उसने मेरी जगह संभालनी है। रोयाम जो चाहे वो कर सकता है, मुझे कोई मसला नहीं है। और तूने इसको मना किया, इस बात से मुझे प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता कि मेरे चूज़े को कोई भी मना करे, लेकिन तो इसे मना करने के बजाय बहला भी तो सकता था, कहीं और लेकर जा सकता था, तो 10 मिनट तक मेरे बेटे को संभाल सकता था, तो उसे मेरे ऑफिस लेकर जा सकता था, तो उसे बताया क्यों मैं वहाँ अंदर हूँ। कब समझेगा मेरे काम को तू? हिजर, अपने बच्चे के सदक़े 20 मिनट देकर आया हूँ मैं उन्हें, वरना अब तक उनकी लाशें पड़ी होती। अचानक रोयाम ने यारम की बात दोहराते हुए मुंह के डिज़ाइन बनाते हिजर को कहा था। वो बेशक उसकी बात का मतलब तो नहीं समझा था, हाँ, लेकिन वो अपने बाप के स्टाइल को हर तरीके से कॉपी करता था। मेरी तो बात तुझे समझ नहीं आएगी, मेरे बेटे की समझ आ गई। 20 मिनट में वापस आता हूँ मैं, ज़रा उसके साथ दो हाथ कर लूँ। वो 2 दिन मुझे मिस किया मेरे फसादी चूज़े ने। वो हिजर को कहते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ता रोयाम से पूछ रहा था, जो उसके सवाल पर फ़ौरन नफ़ी में सर हिला गया नहीं, और साथ ही साथ मुंह का डिज़ाइन बनाया था, जिस पर यारम ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। यकीनन उसे रोयाम का नहीं काफ़ी नागवार गुजरा था, और अब ये नहीं, रोयाम के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित होने वाला था। थोड़ी देर में रोयाम की चीखों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जबकि यारम की पूरी टीम अलर्ट हो गई थी। डेवल का यह मूड देखना कभी कभी नसीब होता था। सब लोग मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगे थे, लेकिन हिजर को तो ठंडे पसीने आ रहे थे, जैसे मौत सर पर लटक रही हो। ये तुम्हारी दवाई है अभी लेने वाली? वो एक मेडिसिन उसे दिखाते हुए पूछने लगी, तो उसने हाँ में सर हिलाया था। हालांकि मुलाजमा उसे बता चुकी थी कि मैडम को कौन सी दवाई कब देनी है, लेकिन फिर भी मासूमा से बात करने की कोशिश कर रही थी, शायद उसके साथ फ्री होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हयाम तो बिल्कुल चुपचाप से बैठी हुई थी, जैसे उससे बात करने से ही उसे मना किया गया हो। मेरा बेटा तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहा था, कह रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो, तुमने मेरे बेटे के गाल खींचे थे। और उसे देखते हुए अचानक से बोली, तो हयाम ने घबरा कर उसकी तरफ देखा और फिर मुशारिफ की तरफ मोटू गोलू शिकायतें भी लगाता था। वो नहीं तो मैंने गाल नहीं खींचे, मैंने तो सिर्फ ऐसे हाथ लगाया था। मैं चेक कर रही थी कि उसके गाल असली इतने मोटे मोटे हैं या नकली हैं। वो जल्दी से बोली थी, जबकि मासूमा ने अपनी हंसी दबाई।
बिल्कुल असली गाल है मेरे बेटे के और ये टमी भी बिल्कुल असली है। इसने अचानक मुशर्रफ के पेट पर हाथ रखा तो वो खिलखिलाकर हंसा था, जबकि उसकी हंसी पर हयाम भी अपने लबों पे हाथ रख कर खिलखिलाई थी। ये मुझसे दोस्ती नहीं करता। मैंने उसको बोला मुझसे दोस्ती कर ले, तो आगे से वो भागकर तुम्हारे पास चला गया। उसने अचानक से जैसे शिकायत लगाई थी। मासूमा हल्का सा मुस्कुराई। वो अपनी मम्मा से पूछ कर सबसे दोस्ती करता है। मुझसे पूछने आया था तो मैंने कहा था हाँ तुम हयाम के दोस्त बन जाओ। तो मतलब ये मेरा दोस्त बन सकता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो अचानक से उसके पास आते हुए खुशी से बोली थी। मासूमा को पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि वो लड़की खुलकर कुछ बोल सकती है। हाँ बिल्कुल, तुम दोनों दोस्त बन जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, प्लीज़ तुम ना अपने बेटे को अकेले मत छोड़ना। मेरा मतलब है जहाँ भी जाओगी ना उसको साथ लेकर जाना। उसे रात के वक्त हवेली में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि हवेली में ना जिन आते हैं और वो जिन छोटे बच्चों को गायब कर देते हैं। वहाँ नीचे एक बहुत बड़ा कमरा है, बिल्कुल भूल भुलैया है वहाँ पे, वहाँ पर ना गायब करते हैं। तुम अपने बेटे को बिल्कुल मत छोड़ना अकेले, वरना जिन उठाकर तुम्हारे बेटे को ले जाएगा। वो सरगोशीनुमा आवाज़ में बताने लगी उसे। तो उसे अजमेर साहब की बात याद आई थी। हाँ, उन्होंने उसे बताया था कि हम पागलों जैसी बातें करती है, जिनके वजूद को हकीकत समझती है। उसे लगता है कि कोई जिन हर रोज़ रात को उसे मिलने उसके कमरे में आता है और इतना ही नहीं, वो जिन्नों के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें करती है। मासूमा ने हाँ में सर हिलाया था। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बेटे को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी, ये हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहेगा। उसने मुस्कुराकर हयाम के कंधे पर हाथ रखा था। मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन है? तुम्हें पता है कोई मुझ पर यकीन नहीं करता और सब कहते हैं कि मैं पागल हूँ। सबको लगता है कि कोई जिन नहीं है, लेकिन जिन है, मैंने खुद देखा है। वो रोज़ रात को मुझसे मिलने आता है। वो उसके हाथ थामे उसे बता रही थी जब अचानक ही घर के बड़े दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। ओह, मिसेस अजमेर ही थी। हयाम फ़ौरन उसके हाथ छोड़ते कुर्सी पर बैठकर ऐसी अनजान बन गई थी जैसे मासूमा से कभी बात ही ना की हो। हाय मासूमा, आई एम रियली सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिलता आपके पास बैठने का। मुझे पता चला है कि आप हयाम का ख्याल रखने के लिए आई हैं। हमारी हयाम बहुत अच्छी बच्ची है, किसी को तंग नहीं करती, बस खुलकर कुछ बोलती नहीं है। आप उसे बातें करना सिखा दीजिए। आपको तो पता ही है ना कि बहुत जल्द हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हयाम को वहाँ जाकर बैठना है, वहाँ पर कुछ बयान देने हैं, तो वहाँ पर ना ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लगनी चाहिए। आप समझ रही हैं ना मेरी बात को? वो उसे देखते हुए बोली थी। मासूमा उसकी बात का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। वो लोग मासूमा से उसका इलाज नहीं करवाना चाहते थे। वो लोग मासूमा से उसका इलाज नहीं करवाना चाहते थे, बल्कि वो लोग चाहते थे कि वो मासूमा से दोस्ती करके उसके साथ फ्री हो जाए। लेकिन हयाम किसी को शो ही नहीं करना चाहती थी कि वो मासूमा से बात करती है या फिर उसके साथ उसकी कोई बॉन्डिंग है। जी मैं पूरी कोशिश करूँगी मिसेस अजमेर, लेकिन हयाम के साथ दोस्ती करना ज़रा मुश्किल है। वो काफ़ी रिज़र्व रहती है और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि हयाम को थोड़ा ग्रूम होने की ज़रूरत है। मेरा मतलब है आप इसकी ड्रेसिंग देखें, इसके बाल देखें। मुलाजमत ज़बरदस्ती सुबह उसके बाल बना रही थी। वो 18 साल की होने वाली है। एक नॉर्मल लड़की को ये सारे काम अपने खुद करने चाहिए। मतलब मुलाजमा उसके कपड़े ज़बरदस्ती बदलवाती है, ज़बरदस्ती उसे जूते पहनाती है। कोई लड़की खुद से इतनी बेगाना कैसे हो सकती है? जी मासूमा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। दरअसल मैंने ना कुछ मॉडल्स को बुलाया है उसे ग्रूम करने के लिए। वो लोग कुछ दिनों में आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे पहले ना ये तुम्हारे साथ घुल मिल जाए। थोड़ा तुम इसके साथ दोस्ती कर लो तो फिर बाकी लोगों के साथ ये ईज़िली एडजस्ट कर सकेगी। अगर तुम इस तरह के किसी इंसान को जानती हो जो इस मामले में हमारी कुछ हेल्प कर सके इसको ग्रूम करने में, तो हम प्लीज़ ज़रूर बताना। जी मैं नहीं जानती, अगर जानती तो ज़रूर बताती। वो फ़ौरन इनकार कर गई थी। हाँ बिल्कुल, वो वाकई एक ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती थी। आज तक क्रिमिनल्स के साथ क्राइम और केस किए थे। वो कहाँ जानती थी ऐसे फैशनेबल लोगों के बारे में? उसके लिए तो इसकी फैशन लैला ही थी, फैशन डे लैला ही थी। और लैला तो मर कर भी यहाँ ना आए। खैर, इसका टाइम ओवर हो गया था, उसे वापस जाना था। मज़े का वाटरमेलन कौन खाएगा रोयाम? शारिफ ने उसका मुंह ज़बरदस्ती खोलते हुए छोटा सा तरबूज का पीस उसके मुंह में डाल दिया था। ये तरबूज है, रोयाम ने मुंह बनाते हुए उसे बताया था। हाँ यार, तुम्हारा तरबूज ही है, खाओ ना, कितना मज़े का है ये, रेड और मज़े का। वो एक बार फिर से उसका नन्हा सा मुँह खोलता छोटा सा एक और पीस उसके मुँह में डाल गया था। ब्लैक अंदर चला गया। उसने मुंह बनाते हुए उसे बताया।
ओह शिट, ये क्या हो गया रोयाम, ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। वो अपने मुंह पर हाथ रखता ड्रामाई अंदाज में बोला। रोयाम हैरत से उसे देखने लगा था। क्यों, वह हैरान सा अपनी नन्ही नन्ही आंखें फैलाए अपने छोटे से हाथ में मौजूद तरबूज को देख रहा था। ओह ओए, क्यों मेरे भांजे को डरा रहा है? अचानक अंदर दाखिल होते दर्क ने कहा तो उसे देखते ही वो खुशी से दोनों हाथ ऊपर उठा चुका था, जबकि वो रयाम को अपने सीने में छुपाता ढेर सारा प्यार करता अब शारिफ को घूर रहा था। अब पता क्यों मेरे भांजे को डरा रहा था? तो उसने शारिफ की क्लास ली थी। अरे यार, मैं डरा कहाँ रहा हूँ, मैं तो उसको बता रहा हूँ कि अगर ये तरबूज के बीज खा गया है तो अब पेट के अंदर पौधा उग आएगा, और फिर रयाम की नोज़ी से, उसके माउथ से, यहाँ तक कि उसके आइज़ से भी पौधे की टहनियाँ निकलेंगी। हाय, कितना बुरा होगा। फिर रयाम बड़ा सा दरख्त बन जाएगा और फिर बहुत सारे तरबूज उस पर लटक रहे होंगे। उसके बालों से हर जगह से टहनियाँ निकलेंगी, पत्ते झड़ेंगे। शारिफ ने अपनी बात अधूरी छोड़ी तो अचानक ही दर्क ने उसे डराने की बाकी कसर पूरी कर दी, जबकि रयाम हैरान सा उन्हें सुन रहा था। फिर अचानक नीचे जंप करता वो तेज़ी से यारम के ऑफिस की तरफ भागा था, जबकि वो दोनों उसके पीछे भागने के बावजूद भी उसे रोक नहीं पाए थे। मतलब उनकी शामत आने वाली थी। बाबा, तरबूज का बीज मेरे पेट में चला गया। शरीफ चाचू और खड़ूस दियो कह रहे हैं कि अब रोयाम दरख्त बन जाएगा। वो मुंह बनाता रोने वाले अंदाज में उसे बताने लगा, जबकि यारम ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाते उसकी पूरी बात को समझा था। और फिर जैसे जैसे वो उसे कहानी सुनाता गया, यारम ने सब कुछ समझते उसकी गलतफहमी को दूर करना चाहा था। और उसे रिलैक्स करने के बाद उसने अपना फ़ोन घुमाकर शारिफ और दर को अपने ऑफिस में बुलाया था। रयाम का मूड बहुत ख़राब हो चुका था, जबकि वो उसे लाड करते हुए उसे समझा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो छोटा सा चेहरा फुलाए उसकी बाहों में बैठा हुआ था जब दर को शारिफ दोनों उसके ऑफिस रूम में दाखिल हुए थे। रयाम ने नाराज़गी से मुंह फेरते यारम के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। क्या कहा तुम लोगों ने मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे के अंदर तरबूज का दरख्त उगाएगा और उसके नाक से, मुंह से, यहाँ तक के बालों से भी पत्ते झड़ेंगे और दरख्त की बेलें निकलेंगी, टहनियाँ होंगी। मेरा बेटा दरख्त होगा और तरबूज उसके ऊपर लटके हुए होंगे। वो तफसील से पूछ रहा था। जो जो रयाम ने शिकायतें की थी वो सब का हिसाब मांग रहा था, जबकि वो दोनों एक दूसरे को देखते कुछ उलझे हुए थे। लगा नहीं था यारम का चूजा इतना तेज़ है कि सारी शिकायतें उसके गोश्त गुजार कर देगा। वो हम तो मजाक कर रहे थे, दर्क ने कहा। मेरे बेटे के साथ इस तरह का मजाक कर रहे थे तुम लोग? यारम का लहजा बहुत सख्त था। वो दोनों घबराए थे कहीं उससे छोटे पटाखे की वजह से उनकी जान के लाले न पड़ जाए। हम तो बस ऐसे ही, हम रोयाम को सॉरी बोल देते हैं। रोयाम जानू, सॉरी रूमी, माफ़ कर दे यार, हम तो मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तेरे साथ खेल रहे थे तो तू नाराज़ हो गया यार, शरफ घबराते हुए कहने लगा था, जबकि रोयाम दोनों को मुंह न लगाते हुए यारम के सीने में दोबारा अपना चेहरा छुपा गया। कोई माफ़ी नहीं मिलेगी तुम लोगों को, तुम लोगों ने मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। इसकी सज़ा तुम लोगों को मिलेगी। आज वही जितने भी तरबूज आए हैं उन्हें और कोई नहीं खाएगा, मतलब सिर्फ तुम दोनों खाओगे। सारे के सारे तरबूज के ट्रे खाली हो जाने चाहिए। अगर मुझे एक छोटा सा ज़रा भी नज़र आया तो तुम लोगों की खैर नहीं, और ये सारे तरबूज तुम लोगों ने खाने हैं। हिजर तुम दोनों की निगरानी करेगा। चलो आप निकलो, तब तक अपनी शक्ल ना दिखाना। जब तक वो सारे तरबूज ख़त्म नहीं हो जाते वो उंगली के इशारे से उन्हें कहता बाहर भेज चुका था, जबकि रोयाम को भी सज़ा काफ़ी पसंद आई थी। दर को शाफ दोनों को एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ रूह को ही नहीं बल्कि रोयाम को खुश करने के लिए भी कुछ भी कर सकता था। यारम के फैसले ने रोयाम को खुश कर दिया था। अब वो अंदर इंजॉय कर रहा था यारम के साथ, जबकि हिजर परेशान था। शाम तक उसकी शामत आने वाली थी और बाहर बैठे दर को शार्फ मुसलसल तरबूज खाए जा रहे थे। शार्फ को इस वक्त अपने टीम मेंबर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह उसने कहा था उसे ठंडे तरबूज चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा खाने का दिल कर रहा है। उसे क्या पता था वो एक साथ तरबूज का पूरा कंटेनर लेकर आ जाएगा, और अब वो उसको फ्रीज़र में रखकर ठंडा करवा कर काट कर लाया था। वो तकरीबन 10 से 12 ट्रे थे जिसमें तरबूज को काट काट कर तरीके से उनके सामने पेश किया गया था। और यारम का ऑर्डर था कि जब तक ये सारे ट्रे खाली ना हो जाएं वो दोनों उठ नहीं सकते। उसके बेटे को बेवकूफ़ बनाने की सज़ा मिली थी उन्हें, और हिजर को उन लोगों की निगरानी पर रखा था कि वो बेईमानी ना करें। शायद हिजर उनका साथ भी दे सकता था अगर उसकी अपनी जान के लाले ना पड़े होते तो।
हिजर मेरे दोस्त, मेरे यार प्लीज़ मदद कर, जान बचा ले हमारी। क्या जाएगा तेरा, कितना खाएंगे यार, पेट फटने वाला हो गया है। दर्क ने उसे देखते हुए कहा, अरे नहीं फटता, तुम लोगों का पेट, फजूल में ड्रामे ना करो। यहाँ मेरी अपनी जान अजाब हुई पड़ी है। तुम लोगों को पता भी है कि शाम तक मुझे यारम ने टॉर्चर रूम में बुलाया है। पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। अरे तुम लोगों की सज़ा तो फिर काफ़ी आसान है। पता नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरी मासूम नाजुक दिल बीवी को 10 मिनट के लिए फ़ोन हुआ सांप के आगे छोड़ दिया गया। अगर वो सांस लेती ना तो वो सांप उसे डस लेता। मुझे पता नहीं क्या सज़ा देगा। वो अपनी ही सोचों में मसरूफ़ आने वाले वक्त को याद कर रहा था जबकि उसके टॉर्चर रूम में बुलावे का सुनकर शारफ दोबारा से एक्टिव होता तरबूज खाने लगा था। पता नहीं क्या दिल में समाई थी कि सोचा चल कर अपने जीजू को तंग करता हूँ। मुझे क्या पता था यहाँ सज़ा मिल जाएगी। या अल्लाह, ये छोटा डॉन कितना चालाक है, बड़ा तेज़ बच्चा है। मैं तो मर कर कभी किसी बच्चे से मजाक नहीं करूँगा। बस एक दफ़ा बच जाऊँ यहाँ से। मैं तो 1 महीने तक यहाँ आने का इरादा भी नहीं रखता। दर्क अपने आने पर भी पछता रहा था जब अचानक ही यारम के कमरे का दरवाज़ा खुला था। दर्क अलर्ट होता तेज़ तेज़ तरबूज के टुकड़े अपने मुंह में डालने लगा था। वो दोनों मिलकर 3 से 4 ट्रहाली कर चुके थे और अब बस पेट फटने की ही कसर रह गई थी। यारम रोयाम को लेकर वापस बाहर आया तो वो दोनों अब तक खाने में मसरूफ़ थे। उसकी हंसी छूटते छूटते बची थी, खा कर उनका बुरा हाल हो रहा था। चूज़े, मेरे ख्याल में इतनी सज़ा काफ़ी है इनके लिए, अब बस करें। अगर पेट फट गया तो। वो सरगोशीनुमा आवाज़ में उसके कान में बोला था। तो उसने एक नज़र यारम को देखा था और फिर उन दोनों को। पेट फट नहीं सकता है, उसने हैरत से पूछा तो यारम ने हाँ में सर हिलाया। ओके बस, उसने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। ओ सालो बस कर दो, तुम लोगों के भांजे ने तुम लोगों की सज़ा कम करवा दी है, जाओ तुम लोग आज़ाद हो। यारम ने उन्हें जैसा आज़ादी का परवाना सुनाया था। रोयाम बेटा, थोड़ी सी नज़र करम मुझ पर भी कर दे, हिजर ने मरी हुई आवाज़ में कहा तो यारम ने उसे घूर कर देखा था। मतलब उसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं था यारम का, और अगर उसका माफ़ करने का इरादा नहीं था तो सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। सो वो मेंटली तौर पर खुद को तैयार करने लगा। शरफ, दर्क, रोयाम यहाँ तुम लोगों के पास रहेगा। मैं ज़रा टॉर्चर रूम में जा रहा हूँ, दोनों ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना, और ये वहाँ नहीं आना चाहिए। उसने उन दोनों को घूरते हुए कहा था जबकि दर्क गोद में जाते रोयाम ने मुंह बनाया था। वो अपने बाप के पास रहने आया था। रोयाम आजा, तेरी परी से तुझे वीडियो कॉल पर बात करवाता हूँ। दर्क उसे उठाकर अपने साथ फासले पर ले गया था जबकि यारम रिलैक्स होता हिजर को अपने पीछे आने का इशारा करता टॉर्चर रूम की तरफ चला गया। वो हिजर के साथ वापस अपने टॉर्चर रूम में आया तो सामने 2 लाशें पड़ी हुई थी जिनकी हालत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब थी। पूरे जिस्म पर लगे छोटे छोटे कट्स को डेवल ने हाथ से डिज़ाइनिंग दी थी। वो ये काम बहुत फुर्सत और बहुत पुरसकून तरीके से करता था। हाँ, उसे सुकून मिलता था ये काम करते हुए। अजीब सा वहशीपन होता था उसके अंदाज में जब वो ब्लेड से काम करता था। उसके आसपास कोई नहीं आता था। हाँ, उन लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं था इस केस से जिसके सिलसिले में उसने उन दोनों को यहाँ बुलाया था, लेकिन उन्होंने कबूल किया था कि ये लड़कियों की सेलिंग का काम अब तक करते हैं। एक काम से बचने के लिए उन्होंने अपना दूसरा काम कबूल कर लिया था और डेवल की नज़र में ये भी बहुत बड़ा गुनाह था जिसके सज़ा के वो हकदार थे और डेवल ने बहुत फुर्सत से उन्हें सज़ा दी थी। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? डेवल ने उसे घबराए लहजे में पूछा। टॉर्चर रूम की सफाई करोगे है तुम? उसने कुर्सी खींचकर सुकून से बैठते हुए उसे कहा जबकि लाशों की हालत देखते उसने अपना मुंह पर रुमाल रखा था। तुम्हें तो पता है मुझे फ्लू हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इतना ही नहीं तुम्हारी बीवी का सगा मामा हूँ। किसी रिश्ते का तो पास रख लो, तुम्हारे बेटे का नाना हूँ मैं। ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते तो सोच रहा हूँ जिस तरह लाला पर एक्सपेरिमेंट किया है अफ्रीका के सांप का सोरिया के बिच्छू तुम पर छोड़ूं। वो अचानक बोला तो हिजर ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। ये मैं साफ़ कर लूँगा, साफ़ सुथरा ही तो है, सिर्फ खून ही तो साफ़ करना है और बॉडी के अंदर से निकली हुई आंतें और ये कुछ चंद एक बॉडी पीसीस ये तो अलग करने हैं। कर लूँगा, ये कर लूँगा मैं। फ़ोन लाशों के करीब बैठते हुए अपने मुंह पर ज़ोर से रुमाल बांधता हुआ बोला था जबकि यारम बिल्कुल रिलैक्स सामने कुर्सी पर बैठा था। उन लाशों से दिल, गुर्दे, आंखें बहुत सफाई से अलग करनी है ताकि ये किसी इंसान के काम आ सके। वैसे तुम्हें क्या लगता है हिजर, इन्हें जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी? क्योंकि मरने के बाद भी इनके बॉडी पार्ट्स ज़रूरतमंदों के काम आ रहे हैं। वो कंफ्यूज था, इससे पूछने लगा था जबकि हिजर के सामने तो ज़मीन आसमान घूम रहा था। आई थिंक ये अल्लाह और बंदे का मामला है, वो बेहतर जानता है। हाँ, लेकिन उनके बॉडी पार्ट्स गरीबों और ज़रूरतमंदों के काम आएंगे तो शायद उन्हें भी थोड़ा बहुत सवाब मिलेगा। और मुझे? यारम ने अचानक पूछा। ये तो अल्लाह जानता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होना है। हाँ, लेकिन जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो बस रो देने को था, बेवकूफ़ आदमी। आगे देखकर काम कर,
बाद एक भी बॉडी पार्ट ज़ाया ना हो। अगर ज़ाया हुआ तो उसकी जगह तेरा बॉडी पार्ट लगा कर डोनेट करूँगा। वो उसके सर पर अच्छा खासा ज़ोर से थप्पड़ लगाते हुए बोला। हज़र ने हाँ में सर हिलाया। तेज़ धार वाले छड़े से पूरे ध्यान से अपना काम करना शुरू कर दिया। जब अचानक रोयाम अंदर दाखिल हुआ। बाबा परी। रोयाम वो अंदर आते हुए कुछ बताने लगा। जब उसका ध्यान हिजर की तरफ गया। नानू क्या कर रहे हैं ब्लेड? वो कुछ पूछने लगा। यारम ने उसे उठाकर अपने सीने में भींच लिया, जबकि वो उसे मुसलसल बस यही बता रहा था कि फ़ोन पर परी उसे बात करना चाहती है। जबकि कमरे के बाहर दर्द परेशान खड़ा था। आई एम सॉरी यारम, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, जबकि हिजा हैरान से उसे देख रहा था। पहले रोयाम के टॉर्चर रूम में आने पर यारम उसे इतनी बड़ी सज़ा दे रहा था और दर्क उसका ख्याल नहीं रख पाया था, तो उसने दर्क को कुछ भी नहीं कहा था। फिर हल्का सा मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर गया। हाँ, यारम जितना हक शरफ और हिजर पर समझता था, इतना दर्क पर नहीं समझता था। हाँ, वो उनकी टीम का हिस्सा नहीं था। वो एक अलग इंसान था जो अपनी दुनिया अलग बसा रहा था। रोयाम का ख्याल रखना हरगिज़ उसका फ़र्ज़ नहीं था। वो उसे कुछ कहता। हाँ, लेकिन शारिफ की आने वाले वक्त में बैंड बजने वाली थी और शारिफ इसी बात पर परेशान था। जब वो परी से बात करके वापस आया, उसने शारिफ को एक नज़र देखा था। सॉरी यारम। वो उठकर खड़ा होता कुछ कहने लगा तो यारम ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके कंधे को ज़ोर से पकड़ा। जाओ हिजर की मदद करो। उसके कहने की देर थी कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यारम, नहीं, तुमने कहा था ना कि तुम 2 महीने तक मुझसे ऐसा कोई काम गंदा नहीं करवाओगे। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो इल्तिजा कर रहा था। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि अगर तुम इस दौरान कोई भी गलती नहीं करोगे तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। लेकिन फ़र्श ठीक से चमकाना। पिछली दफ़ा भी फ़र्श ठीक से नहीं साफ़ था, हल्का हल्का दाग रह गया था। इस दफ़ा फ़र्श बिल्कुल A1 क्लीन होना चाहिए। और हाँ, सफाई के बाद ना रूम में थोड़ी स्प्रे कर देना। पिछली दफ़ा थोड़ी स्मेल रह गई थी। हिज़र, सफाई का सारा काम शरफ से करवाना। तुम्हारी सफाई मुझे पसंद नहीं आती। वो कहकर रोयाम को हवा में उछालता हुआ उसे खिलखिलाने पर मजबूर करता ऑफिस से निकल गया था। यानी कि अब उसका मूड घर जाने को था। आज पूरे 2 दिन के बाद उसने घर के अंदर कदम रखा तो हमेशा की तरह यही सोचा था कि रुख किचन में होगी। इसीलिए वो दोनों बिना शोर मचाए अपने लबों पर उंगली रखे किचन की तरफ आ रहे थे। उनका अंदाज़ बिल्कुल ऐसा था जैसे रुख को डराने का इरादा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रोयाम को अपने साथ लटकाए हुए था। जब अचानक शोनू सामने आया। वो दोनों अपने लबों पर उंगली रखते शोनू को खामोश करवा चुके थे। लेकिन ये क्या, किचन में तो कोई भी नहीं था। दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा।